चलिए आप एक सेकेंड मार्कर खाना दिया मैंने। हाँ, ये हो गई स्टार्ट, ये हो गए हम लाइव। हाँ, चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा पीछे कर लूँ मैं। हम्म हम्म चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्लास नंबर है हमारी 5, जिसमें आज हम रिवीजन करेंगे। चैप्टर 1 की पूरी रिवीजन करेंगे अलोंग विथ सॉल्विंग आईसीआई सर्टिफिकेट। ठीक है, तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं कि पिछले लास्ट इन लास्ट 4 क्लास व्हाट वी हैव स्टडी, मतलब इन लास्ट 4 क्लास में हमने क्या रिवाइज किया था इन लास्ट 4 क्लास में। ठीक है, तो पहले वो रिवाइज करते हैं, अच्छे से रिवीजन करेंगे, साथ में फिर हम आईसीआई सर्टिफिकेट के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इनकम, सॉरी, सबसे पहले जो हमने आज पढ़ा था अपनी 4th क्लास में वो पढ़ा था टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स। टैक्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड मतलब किसी भी सोसाइटी को रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो लिविंग स्टैंडर्ड, जो मिनिमम स्टैंडर्ड चाहिए, वो आपको टैक्स के जरिए ही मिलता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही था हमारे 1st क्लास में। उसके बाद हमने पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था कि टैक्स के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्स में पढ़ा था हमने डीटी एंड आईडीटी। डीटी में पढ़ा था कि डायरेक्टली डायरेक्टली हम पर्सन से उसका उसका टैक्स चार्ज कर लेते हैं, या डायरेक्टली कस्टमर से, सॉरी कस्टमर कहना, पर्सन से टैक्स लेवी कर लेते हैं। इसमें क्या था, इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे में हम पर्सन से उसका टैक्स चार्ज कर लेते हैं। इनडायरेक्ट वे में हम पर्सन से इनडायरेक्ट वे में हम कस्टमर पर्सन से टैक्स लेवी कर लेते हैं। डीटी के 2 टाइप्स, डीटी के मैंने 2 एग्जांपल दिए थे बेस्ट वाले। एक तो इनकम टैक्स, जो कि हम हमारे डीटी के सिलेबस में। दूसरा हमने पढ़ा था अनडिस्क्लोज इनकम। इसमें क्या था, इसमें था जीएसटी, जो कि हमारे सिलेबस में है। और दूसरा हमने दिया था एग्जांपल कस्टम ड्यूटी, जो कि हमारे सीएफआईएन के सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल, किस आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि सरकार टैक्स वसूल सकती है। तो आर्टिकल आर्टिकल 269 में ऐसा लिखा हुआ है कि ओनली ओनली गवर्नमेंट हैव अथॉरिटी टू चार्ज मतलब लेवी, मेक लॉज रिगार्डिंग टैक्स, रिगार्डिंग टैक्स, चाहे टैक्स डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल हो या स्टेट हो या लोकल हो, सिर्फ उसी को अथॉरिटी है टू चार्ज एंड मेक लॉज रिगार्डिंग टैक्स। तो ये हमने पढ़ा था। साथ ही में हमने ये भी पढ़ा था कि वाई टैक्स आर लेवी, वाई टैक्स आर लेवी। इसमें हमने पढ़ा था टैक्स को लेवी इसलिए किया जाता है ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इन कंट्री हो पाए। जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है इन पब्लिक वेलफेयर, इन पब्लिक वेलफेयर इन पब्लिक वेलफेयर, उसके लिए जो फंड चाहिए, उसके लिए सरकार टैक्स को लेवी करती है। ठीक है,
ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। और क्या क्या पढ़ा था हमने? और हमने पढ़ा था, एक सेकेंड, और हमने पढ़ा था कि इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था 1 अप्रैल 1962। और लॉ बना कब था? मेड हुआ था 1961 में। और इंडिया में आया था, मतलब इंडिया में आया था, इट कम्स इनटू एनफोर्समेंट, वो आया था 1 अप्रैल 1964 को। इनकम टैक्स में सेक्शन कितने? इनकम टैक्स में टोटल सेक्शन जो है वो है 298 सेक्शन है। साथ ही में 14th शेड्यूल है हमारे पास। साथ ही में ये भी हमने बताया था कि इनकम टैक्स, मतलब ये जो इनकम टैक्स है, इसके कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉज, मतलब किस किस, मतलब कौन कौन हेल्प करता है इनकम टैक्स लॉ में, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है जो कि इनकम टैक्स लॉ बनाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले जो इसके एग्जांपल्स है वो है इनकम टैक्स एक्ट। कि बेस क्या है इनकम टैक्स लॉ का? बेस क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसलिए सबसे पहले ये आएगा। ऑडियो एंड वीडियो प्रॉब्लम, अब सही है? वीडियो ऑडियो प्रॉब्लम? ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इटसेल्फ, मतलब ये इनकम टैक्स एक्ट 97 खुद इनकम टैक्स में हेल्प करता है। साथ ही में आपके इनकम टैक्स के रूल्स, तो इसमें रूल्स लिखे वो वाले रूल्स हेल्प करते हैं इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स रूल्स। थर्ड आप लिख लीजिए एनुअल एनुअल फाइनेंस एक्ट 1961, सॉरी, एनुअल फाइनेंस एक्ट मतलब जो रेगुलर बेसिस पे हर साल जो हमारी अमेंडमेंट बिल्स आती है पार्लियामेंट में, वो हेल्प करता है। चौथा हमारा करता है, चौथा करता है हमारा सीबीडीटी द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के जो सर्कुलेशन एंड नोटिफिकेशन आते, वो हेल्प करता है। साथ ही में 500 पॉइंट आप लिख सकते हैं लीगल डिसीजन। जो भी इनकम टैक्स के लीगल डिसीजन होते हैं, लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स, डिसीजन ऑफ कोर्ट्स, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, तो ये हेल्प करते हैं इनकम टैक्स लॉ बनाने। कौन कौन से? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स, एनुअल फाइनेंस एक्ट जो अमेंडमेंट बिल्स आते हैं हर साल फरवरी, ये जो बजट आता है वो, सीबीडीटी के द्वारा सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, साथ में लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट्स हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, चाहे हमारे हाई कोर्ट्स हो। ठीक है, तो ये हो गई इनकम टैक्स की छोटी मोटी बातें। अब बात करते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट डेफिनेशन, जो कि पूरा इनकम टैक्स ही हमारा डिफाइन कर देता है, मतलब हेल्प करता है फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करने में। ठीक है, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन क्या होता है? अरे भाई देख, हर सीबीडीटी जो है वो लॉज अथॉरिटी है इनकम टैक्स की। ठीक है, सरकार ने इसको अथॉरिटी दे रखी है कि कोई सर्कुलेशन या नोटिफिकेशन जो कि एनुअल फाइनेंस एक्ट में क्लियर नहीं हो पाई या इनकम टैक्स रूल में क्लियर नहीं हो पाई, तो उसके रिगार्डिंग जो सर्कुलेशन एंड नोटिफिकेशन देती है, वो सीबीडी देती है, वो साल के किसी भी दौरान हो सकती है। तो हमने देखा होगा कभी कभी जो अमेंडमेंट होती है इनकम टैक्स के हमारे सिलेबस में, वो इसके द्वारा भी होती है। इनकम टैक्स एंड सीबीडीटी के सर्कुलेशन एंड नोटिफिकेशन, जो कि क्लियर करती है कि इनकम टैक्स का रूल क्या कहता है, अगर लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजिंग है तो। ठीक है, ये हुई।
ये होगी बेसिक बातें जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सिलेबस में, या इससे रिलेटेड जितना भी मैंने पढ़ाया, अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो ये वाला एक क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मार्क्स में, कि कंपोनेंट्स क्या ऑफ इनकम टैक्स लो, क्योंकि मई 2018 में 2 मार्क्स का पूछा था। तो आप लिख देना इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स, एनुअल फाइनेंस एक्ट, सीबीडी सीबीडी के द्वारा दी गई सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, एंड लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, ये पूछ सकता है मैक्सिमम। अब जो हम करना चाह रहे हैं वो है एग्जाम से रिलेटेड वाले कॉन्सेप्ट को रिवीजन रिगार्डिंग चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए, ये 5 मेन मेन बातें हो गई कि टैक्स क्या है, टैक्स के टाइप्स क्या है, डीटी क्या है, आईडीटी क्या है, इनकम टैक्स जीएसटी क्या है, टैक्स क्यों लेवी किया जाता है, कंपोनेंट्स क्या है ऑफ इनकम टैक्स लो। अब बात करते हैं, मेन बात है कि चैप्टर 1 को एग्जाम से एक दिन पहले कैसे रिवाइज करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग 3 शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। अगर ये 3 चीजें आपको आ गई तो आपका फर्स्ट चैप्टर रिवाइज सिर्फ 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो इसको कैसे याद रखना है, इसको याद रखना है आपको, डी आर एस। ठीक है, आपने क्रिकेट में देखा होगा डीआरएस, मतलब डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ये होता है हमारे क्रिकेट में। ठीक है, अब इसको याद रखिए, डीआरएस। चैप्टर 1 कैसे रिवाइज करेंगे, चैप्टर 1 कैसे रिवाइज करेंगे, इस 3 पॉइंट के द्वारा। ठीक है, डी आर एस, डी का मतलब क्या हो गया, डेफिनेशंस। जो जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो कौन कौन सी, एक तो सेक्शन 4 जो कि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है आपका। एक हो गया हमारा पर्सन की डेफिनेशन, जो कि इसी में इंक्लूड है हमारा असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन, पीरियड ईयर की डेफिनेशन, और कौन सी, टोटल इनकम की डेफिनेशन। हाँ, एसएससी कौन होता है, एसएससी कौन होता है, तो किसमें ये सब किसमें कवर है, ये सेक्शन 4 में कवर होता है। तो आपको सेक्शन 4 आ गया तो ये पूरा, ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पूरी आ जाएगी। तो सेक्शन 4 कर लिया, डेफिनेशन हो गया। आर का मतलब क्या हो गया, रेट्स। जो मैंने आपको रेट्स बताए थे, स्पेशल रेट्स या फ्लैट रेट्स भी कह सकते हैं, स्पेशल रेट्स या स्लैब रेट्स वाली। और एस का मतलब हो जाता है हमारा स्पेशल। स्पेशल बोले तो कुछ ऐसी बातें जो कि शायद इसमें कवर नहीं हो पाए तो आप इसमें कवर कर सकते हैं, इसे बोल सकते हैं स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, तो चैप्टर 1 कैसे रिवाइज करेंगे, इस 3 पॉइंट से, डी आर एस। जैसे आप कॉस्ट का पेपर दे के आएंगे तो आपको सिर्फ 3 बातें ही पढ़नी है चैप्टर 1, कौन कौन सी, डी आर और तीसरा एस, DRS। डी का मतलब डेफिनेशन, सेक्शन 4। सेक्शन 4 में पर्सन, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, टोटल इनकम, एसएससी, इंडिया की डेफिनेशन, इनकम की डेफिनेशन सारी कवर हो जाती है। अगर आपने ध्यान से मेरे पुराने लेक्चर फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने जो बताया था उसे अगर ध्यान से देखा हो तो आपको समझ में आ गया होगा। रेट्स जो कि हमने थर्ड और फोर्थ क्लास में किया था, स्पेशल रेट्स, स्लैब रेट्स, अलोंग विथ क्या बताया था मैंने, सरचार्ज एंड मार्जिनली, ये बताया था मैंने। स्पेशल रेट और स्लैब रेट में क्या बताया था, सरचार्ज, मार्जिन लीव एंड सेस। तो हो गया मैं 3 पॉइंट कवर, सरचार्ज, मार्जिन लीव, सेस। स्पेशल पॉइंट्स में क्या क्या, स्पेशल पॉइंट्स में वो सारे कवर कर देंगे जो कि हमने यहाँ या यहाँ नहीं कवर कर पाए, लेकिन जो आईसीआई सर्टिफिकेट में अलग से दे रखा है, चाहे क्वेश्चंस के रूप में हो, चाहे एमसीक्यू के रूप में हो, चाहे लास्ट में जो समरी है उसमें, तो वो हो जाएंगे हमारे स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, तो कैसे रिवाइज करना चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम से एक दिन पहले, डी आर एस डेफिनेशन, रीड एंड स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं अपना डी 4 डेफिनेशन यानी सेक्शन 4।
ठीक है, तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं अपना डी पॉइंट। डी का मतलब डेफिनेशन। डेफिनेशन बोले तो सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि कहलाता है हमारा इनकम टैक्स का बेसिस। क्या है? बेस क्या है? इनकम टैक्स किस पर चार्ज होगा? तो इसे कहते हैं बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। और किसमें लिखा है? सेक्शन 4 में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, बेसिस ऑफ चार्ज। तो क्या बता रहे हैं इस डेफिनेशन में? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है, हाँ, इसे ये भी कह सकते हैं लेवी ऑफ। लेवी मतलब चार्ज। लेवी का मतलब क्या हो जाता है? चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस पर चार्ज होगा? बेसिस ऑफ चार्ज, या बेस ऑफ चार्ज, या लेवी ऑफ इनकम टैक्स। ऑफ इनकम टैक्स है 1961। तो सेक्शन क्या कहता था? सेक्शन ये कहता था, सेक्शन ये कहता था हमारा, हाँ, इनकम टैक्स इज ए टैक्स। तो क्या कहता था डेफिनेशन? कि इनकम टैक्स क्या है? एक टैक्स है। टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। तो इनकम टैक्स इज ए टैक्स। ठीक है, टैक्स। लेवी, लेवी, तो सबसे पहले क्या है? इनकम टैक्स इज ए टैक्स। इनकम टैक्स इज ए टैक्स। टैक्स कौन सा? डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स का एक टैक्स है। लेवी ऑन, लेवी ऑन टोटल, लेवी ऑन टोटल इनकम। लेवी ऑन टोटल इनकम मतलब इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज ए टैक्स। इनकम टैक्स एक टैक्स है। लेवी यानी चार्ज। चार्ज किया जाता है ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। ऑफ, ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। ऑफ एवरी ऑफ एवरी पर्सन। तो क्या इनकम टैक्स इज टैक्स? इनकम टैक्स एक टैक्स है जो कि लेवी किया जाता है ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो आपने टोटल इनकम की उस पर टैक्स लगेगा। ऑफ एवरी पर्सन, जो भी पर्सन है, जो भी प्रीवियस ईयर में मतलब इनकम ईयर में जो भी इनकम कमाएंगे उसका टोटल इनकम पे आपका टैक्स वसूला जाएगा। कौन से सेक्शन में लिखा है ये बात? सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, अब एक एक वर्ड पे हम ध्यान देंगे जिससे हमारा पूरा कवर हो जाएगा डेफिनेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। इनकम टैक्स, ये कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं हम अपने सिलेबस में? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स इज ए टैक्स। टैक्स का मतलब मैंने बता दिया था, टैक्स इज ए कॉस्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी, या पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार को खर्चे करने होते हैं तो उसे टैक्स वसूला जाता है। टैक्स वसूला जाता है पर्सन से। तो ये कौन सा टैक्स वसूल रहा है अभी हम? इनकम टैक्स। मतलब इनकम पे जो भी टैक्स लगेगा उसके बारे में बता पढ़ने वाले, या जो सेक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनकम टैक्स इज ए टैक्स। टैक्स का मतलब बता दिया, इनकम टैक्स एक टैक्स है। इनकम टैक्स, ठीक है। लेवी मतलब इनकम टैक्स से टैक्स चार्ज किया जाता है, लेवी किया जाता है ऑन टोटल इनकम। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले इनकम की। किसकी? इनकम की। तो इनकम क्या है? मैंने आपको बताया था, ये इसको ऐसे 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 करते हैं, ध्यान समझते हैं। ठीक है, क्या बताया था? इनकम। मैंने बताया था इनकम की कोई भी ऐसी इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। मतलब
इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इनकम टैक्स में सिर्फ ये चीजें ही आएगी। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है जो हमारे सेक्शन में लिखा है। सेक्शन नंबर था इनकम का 224, 224 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये लिखा है, इनकम टैक्स इंक्लूड्स, और फिर जो जो इनकम लिखा है उसके अलावा लास्ट में लिख दिया ईटीसी, मतलब जैसे जैसे नए नए वे आएंगे इनकम में, इनकम कमाने के नए तरीके आएंगे, उसको हम इनकम में इंक्लूड करते जाएंगे। मतलब इसका कोई भी एक लिमिट वाला इनकम नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, ये एक्सक्लूसिव, मतलब जैसे जैसे इनकम आएगा उसमें हम इंक्लूड करते जाएंगे। तो ये होगा इनकम का मतलब, ठीक है। आप लेवी किस पे करेंगे? इनकम पे। कौन सी इनकम? सारे टोटल इनकम पे हम चार्ज करेंगे, ना कि सिर्फ एक इनकम पे। मतलब जो भी आपने टोटल इनकम अर्न की, जो भी आपने टोटल इनकम अर्न की, इनकम का टोटल, उसका लेवी किया जाएगा। टोटल का मतलब होगा कुल इनकम, कुल लेवी किया जाएगा, ठीक है। अब टोटल इनकम का मैंने आपको बताया था क्या? टोटल इनकम का मैंने आपको बताया था, टोटल इनकम का मैंने आपको बताया था क्या? टोटल इनकम का मैंने आपको बताया था कि होते हैं इनके 5 हेड्स। क्या होते हैं? 5 हेड्स। कौन कौन से हेड्स होते हैं? 5 हेड्स होते हैं। टोटल इनकम के 5 हेड्स होते हैं, मतलब जो भी आप इनकम अर्न करेंगे ना, उनको इन 5 हेड्स के अंदर डाल के आप अपनी रिटर्न्स में दिखाएंगे। अब ऐसा क्यों 5 हेड्स बनाया? ताकि किसी को भी जब अपनी रिटर्न फाइल करे तो उसको आसानी रहे कि उसने उस पर्टिकुलर ईयर में कितना इनकम अर्न किया। सरकार के लिए भी ये बात सही रहेगी कि भैया हमारे देश के पर्सन ने, अलग अलग पर्सन ने सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, या इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन कितना इनकम अर्न किया, उसके लिए सरकार ने और हमारे इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड्स बना दिए। कौन कौन से हेड्स है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा था हमारा पीजीबीपी, चौथा था कैपिटल गेन। अगर इन चारों में नहीं आएगा, नहीं आएगी कोई सी इनकम, तो वो चली जाएगी हमारी अदर सोर्स में, ठीक है। सैलरी, जब हम किसी से क्या काम करते हैं, जो हमारा एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, उसकी उससे रिलेटेड जितनी भी इनकम है वो किस में जाएगी? सैलरी में। हाउस प्रॉपर्टी में कैसी होती है? अगर आपने कोई हाउस ले रखा, उसको रेंट पे चला दिया, उसमें मॉल मिला के आपने रेंट वसूल रहे हो, रेंट वाली इनकम, तो चलेंगे हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। पीजीपी में कौन सा है, कौन सी इनकम आती है? प्रॉफिट एंड गेन। जो भी हमें प्रॉफिट एंड गेन होता है अपने बिजनेस से या प्रोफेशन से, उसको कहा जाता है पीजीपी इनकम, और वो पीजीपी की इनकम, जो भी रिलेटेड इनकम होगी वो पीजीपी में आएगी। कैपिटल गेन में क्या होता है? सेल एंड परचेज। जो सेल्स से रिलेटेड, जो भी सेल से परचेज करते हैं, उस सारी रिलेटेड सारी इनकम आएगी कैजुअल इनकम, वो कैपिटल गेन में। अगर इन चारों में कोई इनकम फॉल नहीं होती तो जाएगी अदर सोर्स में। कुछ इनकम है वो इंक्लूड है, मतलब ये माना जाता है अदर सोर्स में, जैसे कैजुअल इनकम, लॉटरी, गैम्बलिंग, रिसोर्सेज, ये क्या होती है? अदर सोर्स की इनकम है। मतलब ऐसी इनकम जो कि जो पर्सन है वो रेगुलर बेसिस पे अर्न नहीं करते, तो सारी इनकम अदर सोर्स में चली जाती है, या इसमें जो फॉल नहीं करेगी वो अदर सोर्स में चली जाएगी। तो इसे कहते हैं टोटल इनकम, जो कि 5 हेड्स का बनता है, ठीक है। ये होगी हमारी टोटल इनकम की बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर की, ठीक है। इसके बाद करेंगे, अब बात करेंगे हम प्रीवियस ईयर की। अब प्रीवियस ईयर है क्या, देखिए। प्रीवियस ईयर सिंपल सा मीनिंग मैंने क्या बताया था? इनकम ईयर, मतलब वो साल जिसमें हम अपनी इनकम अर्न करते हैं, उसे कहा जाता है इनकम प्रीवियस ईयर, ठीक है। इनकम ईयर को एसेस कब क्या करते हैं, यानी उस पर टैक्स कब देंगे? असेसमेंट ईयर में। तो इसे कह सकते हैं टैक्सेबल ईयर, की वाई। तो पी वाई क्या है? आई वाई मतलब इनकम ईयर। असेसमेंट ईयर क्या है? टैक्सेबल ईयर, मतलब इनकम अर्न करेंगे और उस पर हमारी इनकम एसेस होती है असेसमेंट ईयर में, यानी टैक्सेबल होती है इन असेसमेंट ईयर, ठीक है। इनकम ईयर एसेस होगी। और ये इनकम कौन एसेस करता है? एओ, मतलब असेसिंग ऑफिसर। असेसमेंट ईयर में हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम को, जो भी हमारी टोटल इनकम है, उसका एसेस करके हमारा टैक्स हमारा निकलता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया? इनकम ईयर। असेसमेंट ईयर क्या हो गया? टैक्सेबल ईयर।
अभी प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब होता है? 1/4 से लेकर 31 मार्च तक। और ये जैसे ही साल खत्म होगा तो उसके अगले ही साल मतलब 1/4 से लेकर 31 मार्च, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रीवियस ईयर पहले आता है और असेसमेंट ईयर बाद में आएगा। क्यों? भैया पहले इनकम अर्न करोगे तभी तो आप टैक्स दोगे, तो प्रीवियस ईयर पहले आएगा और असेसमेंट ईयर बाद में आएगा। इसके 3 से 4 एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चंस जब लेक्चर करवा रहा था, जब तक करवा रहा था असेसमेंट प्रीवियस ईयर के, तभी मैंने आपको बता दी थी। तो प्रीवियस ईयर भी खत्म हो गया, असेसमेंट ईयर भी खत्म हो गया। और आपको डेट भी बता दी, 1/4 से लेकर 31 मार्च, 1/4 से लेकर 31 मार्च, ठीक है। और ये 12 महीने का ही पीरियड होता है। अगर आपने एक पीरियड में किसी एक दिन भी इनकम कमा ली, प्रीवियस ईयर में किसी एक दिन भी आपने इनकम कमा ली, या वो 5 ईयर्स में आप फॉल कर गए, आपको इनकम टैक्स देना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 12 महीने रेगुलर आपको इनकम कमानी, नहीं। अगर अगर प्रीवियस ईयर में आपने एक भी इनकम अर्न कर ली, 1 रुपए की भी इनकम कर ली, तो आपका टैक्स देना बनता है, तो भैया आपको असेसमेंट ईयर में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये भी खत्म हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं एवरी पर्सन, किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे हम पर्सन। तो इधर ऐसे कर देते हैं, पर्सन क्या है। तो मैंने बताया था 7 टाइप्स के पर्सन होते हैं। कितने टाइप्स के? 7 टाइप्स के होते हैं, जो कि लिखा है 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। कौन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल्स, HOF, फिर बताया था मैंने आपको कंपनी, फॉर्म एंड LLP, AOP एंड BOI, फिर बताया था मैंने आपको लोकल अथॉरिटी, एंड लास्ट में बताया था जो इस सब में फॉलो नहीं करता, वो फॉलो करता है AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। तो इंडिविजुअल, HOF, कंपनी, फॉर्म, AOP, BOI एंड लोकल अथॉरिटी। और उसके बाद जो भी इसमें फॉलो नहीं करेगा वो हो जाए AGP में। आई का मतलब इंडिविजुअल्स, मतलब राम, श्याम, विराट कोहली और रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वो इंडिविजुअल्स में आएंगे। HUF में क्या होगा? अगर वो उनकी फैमिली हिंदू है और वो अनडिवाइडेड फैमिली है और वो बिजनेस करती है, तो उसे कहा जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंपनी कौन सी हो सकती है? चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो, चाहे फॉरेन कंपनी हो, चाहे वो कंपनी हमारी कंपनी एक्ट 2013 या इनकम कंपनी एक्ट 1956 या किसी भी पुराने लॉ के अंतर्गत हमारा कंपनी मतलब इंडिया में कंपनी बनती है, तो कंपनी में फॉल करेगी। फॉरेन कंपनी का भी ऐसी है, अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है और फॉरेन कंपनी है, तो वो भी पर्सन कहलाएगी। फॉर्म तो आपको पता ही है, AOP BOI भी पता चल गया होगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब राम ने श्याम के साथ बिजनेस किया या जस्टिस बुमराह ने रोहित शर्मा के साथ बिजनेस किया, तो BOI में आएगा। एसोसिएट पर्सन का मतलब क्या है? एसोसिएट ऑफ पर्सन, अगर इंडिविजुअल्स HUF के साथ काम करती है, या HUF कंपनी के साथ काम करती है, या लोकल अथॉरिटी फर्म के साथ काम करती है, तो उसे कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और लोकल अथॉरिटी तो पता चल गया होगा, जो भी हमारी MCD या BMC है, जो लोकल गवर्नेंस होती है, अगर वो इनकम कमाती है तो उसे इनकम टैक्स पे करना होता है, उसे कहा जाता है लोकल अथॉरिटी। जो इन सब में फॉल नहीं करेगी, जो इन सब में फॉलो नहीं करेगी, उसे कहा जाता है AJP। जो सागर भाई ने डाउट पूछा है वो हमारे इनकम टैक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए दे रखा है कि HUF में क्या आता है और क्या नहीं आता। जब आप कंपनी एक्ट पढ़ोगे तो उसमें टाइप्स ऑफ बिजनेस में साफ साफ लिखा है HUF क्या है, स्मॉल कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी क्या है। इनकम टैक्स के लिए CA इंटरमीडिएट में HUF क्या होता है क्या नहीं होता, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब पर्सन क्या होता है, देखिए, हर पर्सन, पर्सन का मतलब मैंने आपको बता दिया, लेकिन हर पर्सन से इनकम टैक्स तो वसूल सकते नहीं है। हर पर्सन से हम हर पर्सन से मैंने आपको थोड़ी स्पेलिंग गलत लिखी है, SON। हर पर्सन से तो इनकम टैक्स वसूल सकते नहीं है, तो किस पर्सन से इनकम टैक्स वसूलेंगे? जो बंदा, जो पर्सन SSC होगा, जो पर्सन SSC होगा, उसे
ही टैक्स देना होगा। तो एसएससी कौन कौन होते हैं? तो 3 टाइप्स बता दे एसएससी के, जो कि इनकम टैक्स के किसी लॉ में फॉल करता हो, या कोई डीम एसएससी मतलब कोई बंदा, कोई शख्स, कोई पर्सन किसी और बंदे के लिए लाइबल है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसे भी एसएससी कहा जाता है। या डिफॉल्ट इन एसएससी मतलब वो डिफॉल्ट ही बाय डिफॉल्ट एसएससी बन गया। ऐसे टीडीएस के केस में, टीसीएस के केस में आप एसएससी कहलाते हो। 3 केस बताए थे, आइदर आप इनकम टैक्स के किसी लॉ में फॉलो गए, या किसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है मतलब टीम एसएससी बन गए, तब आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। या थर्ड जो मैंने बताया था वो था डिफॉल्ट इन एसएससी, आप डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आप एसएससी बन गए। तो ये हो जाता है एसएससी के बारे में, मतलब 3 टाइप्स मैंने बताए थे एसएससी के। तो ये 3 टाइप्स के वाले एसएससी ही इनकम टैक्स पे करेंगे, ना कि एवरी पर्सन। वही पर्सन इनकम टैक्स पे करेगा जो एसएससी बनेगा। तो ये खत्म हो गया डी वाला पार्ट एंड डेफिनेशन सेक्शन 4। मतलब इनकम टैक्स इज टैक्स लेवी ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। ठीक है, इसमें कोई डाउट अभी तक? तो पूछ लो, ये तो आगे बढ़ते फिर। नो डाउट, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पानी भी लेते हैं, तब तक ये नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं अपना आर पॉइंट के बारे में। आर पॉइंट क्या था? रेट्स के बारे में। चलो रेट्स के बारे में तो 2 चीजें बताई थी मैंने आपको। एक होती है स्पेशल रेट्स, एक होती है हमारी स्लैब रेट्स। तो स्पेशल रेट्स में कौन कौन सी इनकम के बारे में मैंने आपको बताया था? एक बताया था कैजुअल इनकम्स, इसमें लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, रिसोर्सेज, तो इसका रेट था 30%। दूसरा बताया था मैंने अनडिस्क्लोज इनकम या अनएक्सप्लेन इनकम, जिसपे टैक्स रेट लगता है आपका 60%। बाकी सैस सरचार्ज जो भी होगा वो अलग से लगेगा, लेकिन सीधा फ्लैट रेट इनकम मतलब ये बताया टैक्स रेट। बाकी सरचार्ज, मार्जिन रेट नहीं, रिबेट, रिबेट तो मिलती नहीं है इनको, तो रिबेट वाली बात तो आप छोड़ ही दीजिए। बचा सेस, तो सेस मिलेगा और सरचार्ज जो लगेगा 30% के अलावा जो भी सरचार्ज है, जो भी सेस है, वो इन पे भी लगेगा। ठीक है, रिबेट किस पे मिलेगा? रिबेट सिर्फ उन्हें मिलता है जो कि इंडिविजुअल्स हो, और जो कि आरओआई मतलब रेजिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत के नागरिक हो, उन्हीं को रिबेट मिलती है और उन्हीं को मार्जिन रिलीफ भी मिलती है। ना कि इनको मिलती है, ना ही कंपनी फॉर्म या पार्टनरशिप फॉर्म या एलएलपी या लोकल अथॉरिटी को मिलती है। ठीक है, ये हो गया अनडिस्क्लोज इनकम। फिर तीसरा मैंने बताया था डिविडेंड। अगर 10 लाख तक आपकी डिविडेंड है इंडियन कंपनी से इंडिविजुअल्स को, अगर आपकी डिविडेंड इनकम है किसी इंडियन कंपनी से, फॉरेन कंपनी से नहीं। फॉरेन कंपनी से 1 रुपए का भी आपको डिविडेंड मिला है तो फुल टैक्सेबल होगा। लेकिन एक इंडिविजुअल को, ये वाली इसकी बात कर रहा हूं मैं, जो भारत का नागरिक है, जिसको रिबेट भी मिलता है, मार्जिन रिलीफ भी मिलता है, ठीक है, जिसको स्लैब रेट भी मिलता है, जिसको 3 लाख और 5 लाख की का बेनिफिट भी मिलता है स्लैब रेट में। अगर उस बंदे ने डिविडेंड कमाया है इंडियन कंपनी से, किससे? इंडियन या डोमेस्टिक या कह लो या डोमेस्टिक कंपनी से,
डोमेस्टिक कंपनी से उसने अगर डिविडेंड अर्न कर रखा है और वो डिविडेंड 10 लाख के ऊपर चला जाता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जितना भी 10 लाख के ऊपर जाएगा। मतलब 10 लाख तक फुली टैक्सेबल है। 10 लाख के पार मतलब 12 लाख कमाता है तो 12 में से 10 लाख हटाइए, 2 लाख पे आपको लगेगा टैक्स देना पड़ेगा 10%। फिर तो आपका सरचार्ज भी लगेगा और सेस भी लगेगा साथ में। 13 रेट है भाई, 13 रेट है। कैजुअल इनकम अगर आप करते हो 10,000 या 20,000 तो उस पर 30% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है, ठीक है। चौथा बताया था कैजुअल इनकम, ठीक है। तो कैजुअल इनकम कौन कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर इसमें आपको कैपिटल गेन होती है, और लॉन्ग टर्म का क्या बताया था? लॉन्ग टर्म का बताया था मैंने आपको, अगर 112 और 112A वाली है, कौन कौन सी 112 या 112A वाली है, तो इस पे लगता है 20% और इस पे लगता है 10%। इफ 1 लाख से ज्यादा का हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल अर्न किया है 112A वाली, ठीक है। और 112A पे लगता है 2 लाख और 20%। इस पे कोई भी आपको छुट्टी मिलेगी। अगर 112A वाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो 1 लाख से ज्यादा है तो फुली टैक्सेबल होगा 10% के अकॉर्डिंग। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या है? अगर वो 11A वाली है, कौन कौन सी 11A वाली है, तो उस पर लगेगा 15%। देखिए 10%, 15% और 20%, ठीक है। और अदर देन 11A वाली है तो उस पर लग जाएगा स्लैब रेट, वो स्लैब रेट में इंक्लूड होगा, ठीक है। ये हो गई हमारी कैजुअल इनकम, अनडिस्क्लोज इनकम, डिविडेंड इनकम और कैपिटल के बारे में। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्लैब रेट की। ठीक है, अब बात करते हैं स्लैब रेट की। इसकी स्लैब रेट की बात करते हैं, ठीक है। स्लैब रेट में सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी कह लीजिए या लोकल अथॉरिटी कह लीजिए, ठीक है। इसमें क्या था, अगर वो एनी लेवल ऑफ इनकम, जो पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, जो लोकल अथॉरिटी है, अगर ये एनी लेवल ऑफ इनकम मतलब 1 रुपए की भी इनकम, अगर ये 1 रुपए की भी इनकम अर्न करती है तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट 30%। और जो सरचार्ज लगेगा वो सरचार्ज भी लगेगा अगर है कोई तो, इफ एनी। और साथ में सेस भी लगेगा। और डिबेट इन्हें नहीं मिलता है, क्योंकि डिबेट सिर्फ किसको मिलता है? इंडिविजुअल्स को जो कि आरओआई मतलब जो भारत के आम नागरिक है, उन्हीं को डिबेट मिलता है और उन्हीं को मार्जिन रिलीफ भी मिलता है, ना कि पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, ना कि एओपी, बीओआई, एचओएफ, ठीक है। डिविडेंड उनको नहीं मिलता। तो सरचार्ज भी लगेगा इफ एनी, सेस भी लगेगा इफ क्या हो लगता ही सरचार्ज। सरचार्ज के लिए ऐसी कोई छूट नहीं है। अगर कोई इनकम टैक्स पे करेगा तो उस पर सेस मिलेगा। सरचार्ज का क्या था? सरचार्ज का था ये था कि अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा, इफ दे अर्न 1 करोड़ से ज्यादा, तो सरचार्ज का परसेंटेज क्या था पार्टनरशिप फर्म का? अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं तो उन पे लगेगा 12% का सर्च चार्ज। और सैच का परसेंटेज तो सबके लिए इक्वल ही है, 4%, ठीक है। तो मैंने सरचार्ज भी साथ बता दिया कि अगर पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी अगर 1 रुपए का भी अर्न करती है, 1 रुपए भी कमाती है, तो 30% का इनकम टैक्स उस पर लगेगा। साथ में सरचार्ज लगेगा इफ एनी, यानी इफ एनी मतलब अगर 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम अर्न करते हैं तो 12% का सरचार्ज लगेगा। जब ये दोनों लग जाएगा उसका जो टोटल आएगा
उसका 4% आपको लग जाएगा सेस। ठीक है, ये हो गया पार्टनरशिप फर्म के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म। ठीक है, चलिए। हम्म, ये बात कर रहे थे हम स्लैब रेट की, तो ये स्पेशल रेट वाला मिटा देते हैं। और ये बात याद रखना, रिबेट किसको मिलेगा? सिर्फ इंडिविजुअल्स को, आरओआई को, मतलब जो भारत के आम नागरिक है, और उन्हें उन्हें उन्हीं को मार्जिनल रिबेट मिलेगा। ठीक है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कंपनी की, इसकी बात करते हैं कंपनी की। तो कंपनी में क्या क्या था? डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। तो इन पे क्या था, अगर ये भी एनी लेवल ऑफ इनकम, मतलब 1 रुपए का भी इनकम अर्न करते हैं, अगर ये 1 भी रुपए का इनकम अर्न करते हैं, कौन? डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी पे लगता है 30%, क्या, टैक्स रेट, और इस पे लगेगा आपका 40%। मैंने ये भी बताया था कि भारत ने 2017-18 में पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी आ गई थी, तो भारत सरकार ने इनको एक छूट दे दी। चलो, देश का एक लॉस हो तो क्या हुआ, तुमको एक एक्स्ट्रा छूट देते हैं कि तुम्हारा 25% का इनकम टैक्स रेट लगेगा इफ तुम्हारी ग्रॉस टर्नओवर कब, 2017-18 में, बाकी में हो या ना हो, 2017-18 में अप टू 400 करोड़ तो है, तो आपका लगेगा 25%। ठीक है, ये हो गई सरचार्ज के, टैक्स रेट के बाद सरचार्ज कितना लगेगा? सरचार्ज लगेगा, इस पे मैंने आपको याद करवाया था सरचार्ज, इस पे लगेगा, पहले लगा 2, क्योंकि कल 2 तारीख थी, याद किया था। 2 3 5, 5 2 7, 7 5 12। ठीक है, रिबेट तो नहीं मिलेगा नहीं। और सेस, सेस तो सबके लिए कॉमन है, सेस तो सबके लिए कॉमन है, इसके लिए भी, इसके लिए भी कौन सा? 4%। सेस कौन सा सेस? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इसका इसे फुल फॉर्म इसकी HEC। तो HEC लगेगा 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है। और सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। ये लगता है आपका टैक्स रेट ऑन टैक्स, ये होता है टैक्स ऑन टैक्स, मतलब इन दोनों का टोटल जो आएगा उसका 4% आपको लेना है। सरचार्ज किस पे लगेगा? जो 30% का टैक्स रेट है उसका 7% या 12% या 2% या 5% लगेगा। ठीक है। अब ये 2% कब लगेगा? अगर अगर फर्म या LLP, सॉरी, डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी 1 करोड़ से ज्यादा, अगर 1 करोड़ से ज्यादा कमा लेती है, अप टू 10 करोड़, तो उसको देना होगा 2%, 7%। और इसमें क्या था, अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा कमा लेती है, ठीक है, और डिविडेंड इनको मिलेगा नहीं। तो ये बात मैंने खत्म कर दी कंपनी की भी। चलिए, चलिए अब बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं इंडिविजुअल्स की। अब कौन कौन से बच गए हमारे? इंडिविजुअल्स, HOF, AOP, POI, या हमारे नॉन रेजिडेंट। इस पर थोड़ा फोकस करना, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, नॉन रेजिडेंट मतलब जो भारत के नागरिक नहीं है, उनके लिए 21 लाख रेट है। इंडिविजुअल्स को ऊपर छूट दे रखी है, अगर उनका 59 तक, अगर 59 तक है, सॉरी 59 ईयर्स तक है, तो इसमें फॉल करेंगे।
अगर वो 60 से 80 के बीच में तो उनके अलग स्लैब रेट है, अगर वो 80 से ऊपर है तो उनके अलग स्लैब रेट है। और इसी इंडिविजुअल्स को मिलता है क्या, रिबेट या मार्जिन, दोनों इसी इंडिविजुअल्स को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका टैक्स रेट क्या था। पहले 2.5 लाख, मतलब फर्स्ट 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख पे क्या है, नील। फिर क्या था, फिर था आपका नेक्स्ट 2.5 लाख, अप टू 5 लाख क्या था, 5%। फिर क्या था, नेक्स्ट 5 लाख क्या था, 20%। उसके बाद क्या था, उसके बाद था बैलेंस, यानी क्या बोले तो 10 लाख से ऊपर एट द रेट 30%। ठीक है, हो गई बात। किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए जिसकी उम्र 59 तक है, एच यू एल, एओपी, बीवाई और नॉन रेजिडेंट। अब अगर इंडिविजुअल्स, यहाँ पर ध्यान देना, मेरे चेहरे की जरूरत नहीं है। अगर इंडिविजुअल्स 59, मतलब 59 तक है तो ये, अगर वो 60 साल या 60 साल या 60 साल से ऊपर है और उसकी उम्र 80 साल तक है, तो पहले 3 लाख पे, पहले 3 लाख पे उसका नील होगा। फिर वो आएगा 2 लाख पे यहाँ पे, फिर ये 5 लाख और ये 10 लाख वाला सेम रहेगा। ठीक है, अगर वो 80 ईयर से ऊपर है, मतलब 80 साल से ऊपर है, तब लगेगा पहले 5 लाख तो एग्जाम्प्ट है, नील है। फिर ये वाला तो सेम ही होगा, 20% नहीं, पहले 5 लाख तो एग्जाम्प्ट है तो ये तो खत्म हो गया। तो उसके बाद का 5 लाख वाला 20%, और बैलेंस पे कितना लग जाएगा उसका, 30%। ठीक है, अब बात करते हैं सरचार्ज की। तो सरचार्ज, चाहे वो 59 साल का हो, चाहे वो 80 साल का हो, चाहे वो 59 का हो, चाहे वो एच यू एफ हो, चाहे वो एओपी हो, चाहे वो बीओआई हो या नॉन रेजिडेंट हो, सरचार्ज विल बी सेम। सरचार्ज विल बी सेम। अब सरचार्ज क्या है तो उसके बारे में पता करते हैं। रिबेट किसको मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल्स को। ठीक है, पहले रिबेट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद सरचार्ज की। ठीक है, और इंडिविजुअल किसको मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल्स को, चाहे उसके एज कोई सी भी क्यों ना हो। तो पहले सरचार्ज करते हैं, फिर रिबेट वाला पॉइंट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, पहले करते हैं सरचार्ज। तो सरचार्ज में क्या बताया था मैंने आपको, सरचार्ज में मैंने आपको बताया था कि अगर इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है और अप टू 1 करोड़ तक है, तो रेट लगेगा अलग। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है और अप टू 2 करोड़ तक है तो उसको लगेगा अलग। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है और अप टू 5 करोड़ है तो उसको लगेगा अलग। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है और अप टू 5 से ज्यादा, तो बातें अलग हुई, तो उस पर सरचार्ज लगेगा। इस पे लगेगा 10%, इस पे लगेगा 20, सॉरी, हाँ सॉरी 15%, इस पे लगेगा आपका 25%, और इस पे लगेगा आपका 37%। ठीक है, जो कि सरचार्ज के बाद, अगर आप इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तो 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो लगेगा 37%। लेकिन क्या हो जाता, इसमें आपको मिल जाती है लिमिट। क्या मिल जाती है, एक लिमिट। वो लिमिट क्या थी, इफ यू अर्न इफ यू अर्न कैपिटल गेन आइदर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म
कौन सी वाली? 112A या 112 या 11A वाली? तो इस वाली इनकम मतलब इस वाली इनकम को हटा के तो बाकी जो भी रेट होगा वो 11 लगेगा। बाकी इन पे मैक्सिमम चार्ज कितना लगेगा? ओनली 50%। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। मतलब अगर यहाँ था तो ठीक है, 10% 15% लगेगा इन पे भी। देखिए अगर 2 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं तो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, चाहे 112A वाली हो, चाहे 112 वाली हो, चाहे 11A वाली हो, उस पर मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। कौन सी इनकम पे? कैपिटल गेन पे। बाकी जो हमारी बची हुई इनकम है, अगर 2 करोड़ से ऊपर जाते हैं 5 करोड़ तो उस पर लगेगा 25% और 37%। तो ये मैंने बात खत्म कर दी मार्जिनल रिलीफ की, सॉरी सरचार्ज की भी। अब रिबेट के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब रिबेट के बारे में बात करते हैं। तो रिबेट के बारे में बात करते हैं। तो रिबेट किसको मिलेगा? ओनली इंडिविजुअल्स को जो कि ROI हो। अगर उनकी इनकम इन प्रीवियस ईयर ओनली अप टू 5 लाख है तो उनको रिबेट मिलता है 12,500। तो इसे कैसे लिख सकते थे? या तो 12,500 हो, और जो भी उनकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी है, एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज हायर, उतने का आपको रिबेट मिल जाता था। ठीक है, या डायरेक्टली बारह जितना भी आपका टैक्स लाइबिलिटी है, अगर 5,000 जितनी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वही अमाउंट नीचे लिख दो, आपका रिबेट माइनस कर दो, आपका खत्म हो जाएगा बात। ठीक है, तो रिबेट कितना बनेगा आपको? 12,500 तक। ठीक है, तो रिबेट वाला पॉइंट खत्म हो गया। और किसको मिलता था? इंडिविजुअल्स के ROI को। ठीक है, चलिए मार्जिन रिलीफ के बारे में बात करते हैं अब। जो कि हमें पता था कि इससे इंडिविजुअल्स को मिलता है। आइए, मार्जिन रिलीफ क्या था? मार्जिन रिलीफ ये था कि भैया आपकी इनकम जितनी बड़ी नहीं, जितनी आपकी इनकम बड़ी नहीं उतना तो आपका इनकम टैक्स बन गया। मतलब जितनी आपकी इनकम बड़ी नहीं उतना तो आपका इनकम टैक्स बन गया। मतलब मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब आपका डिफरेंस इन टैक्स का क्वेश्चन में, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिफरेंस इन टैक्स अगर आपके डिफरेंस इन इनकम से हो, से ज्यादा हो, तो आपको मिलेगा मार्जिन रिलीफ। और मार्जिन रिलीफ का अमाउंट कैसे निकलता था? मार्जिन रिलीफ का अमाउंट निकलता था आपका डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम। ये निकलता था आपका मार्जिन रिलीफ का अमाउंट। तो ये आपका खत्म हो गया सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 के। ठीक है, अभी तक किसी को डाउट तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया खत्म आपके सारे कॉन्सेप्ट की रिवीजन। चलिए, लास्ट डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम, वो आता था मार्जिन रिलीफ का अमाउंट। चलिए, अब करेंगे क्वेश्चंस। आपको कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर करते हैं आप क्वेश्चंस।
माइन वाला, एक सेकंड, सर्टिफिकेट खोल के देखते हैं। चलिए, कौन सा पेज? पेज में 1.3 नहीं है, इसमें पता नहीं है भी कि नहीं। भाई क्या लिखा है? 1.3, अच्छा ये वाला। अच्छा ये वाला बता देता हूँ क्या है। 1.3 में एक सर्कुलेशन आई थी, जैसे ये थी, अगर अगर कोई इंडिविजुअल है, कि ये इंडिविजुअल्स के लिए थी, अगर कोई एक तारीख का किसी का हैप्पी बर्थडे आता है, क्या आता है? हैप्पी बर्थडे आता है, क्या आता है? हैप्पी बर्थडे आता है। हैप्पी बर्थडे आता है। अगर किसी को हैप्पी बर्थडे आता है 1 तारीख को, और अगर वो 1 तारीख को 60 साल का हो जाता है, या वो बंदा 80 ईयर्स का हो जाता है। कौन? इंडिविजुअल। कब? 1 तारीख को। कौन? इंडिविजुअल कितने साल का? 60 साल का, 80 साल का। कब? 1 अप्रैल को हो जाता है, इन असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो वो पछता रहे को यार, काश मैं 31 तारीख को, काश मेरा बर्थडे, चाहे मैं एक दिन पहले पैदा होता, मतलब मैं 31 मार्च को मेरा बर्थडे मेरा बर्थडे आता, मेरा बर्थडे 31 मार्च को होता, तो मैं उस साल 60 साल का हो जाता, और मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता इन स्लैब रेट। या 60 साल का हो जाता, या 80 साल का हो जाता 31 मार्च को इन प्रीवियस ईयर, तो मुझे भैया एक्स्ट्रा स्लैब रेट का बेनिफिट मिल जाता। तो सरकार ने क्या बोला, अच्छा अच्छा दुखी मत हो, अगर तुम्हारा बर्थडे 1 तारीख को आता है और तुम 60 साल या 80 साल के हो जाते हो, तो ये माना जाएगा कहाँ पे? इनकम टैक्स में, कि तुम भैया तुम्हारा बर्थडे 31 तारीख को आता है और तुम एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ स्लैब रेट, 60 साल वाली और 80 साल वाली, 60 साल में क्या था 3 लाख, और इसमें क्या था 5 लाख वाली एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हो। चलिए, ये हो गया, बात खत्म सागर भाई। अच्छा समझा, हाँ। तो 1 तारीख को बर्थडे आना चाहिए, 31 को, 2 को, 30 को, 3 को नहीं, 1 अप्रैल को बर्थडे आता है, और आप 60 साल के, 80 साल के जाते हो, तो इनकम टैक्स में माना जाएगा कि आप 31 मार्च के दिन आपका हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा इनकम टैक्स में। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा स्लैब रेट वाली बेनिफिट मिल जाएगी। हाँ, मैं कह रही थी ना, कि ना वो दे दो, जो कॉपी थी ना खर्च वाली, उसके पास ये जा। हाँ ठीक है। अरे भाई 80 साल का हो जाए तो 80 साल स्लैब रेट बेनिफिट मिलेगी ना, 80 साल से ज्यादा क्या, 80 साल का होता है तो 81 साल का हो जाएगा। इस साल वाले 80 साल का हो गया 1 तारीख को, तो अगले साल तो 81 साल का हो जाएगा। 81 साल का हो जाएगा, 80 साल का रहेगा, उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिलेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 1 तारीख को जब 31 तारीख को मान लिया गया 80 साल, तो अगले साल भी वो बेनिफिट मिलेगा उसको, ये थोड़ी ना नहीं मिलेगा। 60 साल या 80 साल का होता है, अगले साल तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल ही जाएगा उसको। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपना आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। सबसे पहले हम करेंगे अपना एमसीक्यू। क्या करेंगे? एमसीक्यू करेंगे। क्या करेंगे? एमसीक्यू। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यू करेंगे, और हर एक एमसीक्यू का एक डिटेल डिसीजन होगा। हाँ ठीक है। चलिए आप अब अपना स्टडी मटेरियल खोल लीजिए, जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे भी कहूंगा अपना आईसीआई स्टडी मटेरियल खोल लीजिए, नवंबर वाला, जिनका मई वाला जो स्टडी मटेरियल है वो अलग से हम सॉल्व करके आपको यूट्यूब पे दे देंगे। चलिए,
पहला क्वेश्चन आप खोल के देखिए। ठीक है, पहला एमसीक्यू अपनी बुक में देखिए क्या लिखा है। बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉज। मैंने आपको क्लास के रिविजन में बताया था इनकम टैक्स का कंपोनेंट। तो इसमें पूछा बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ क्या है। मतलब अगर पहला एमसीक्यू देखे तो पहले एमसीक्यू में पूछा है, पहले एमसीक्यू में पूछा है हमारा बेसिक सोर्स। पहला एमसीक्यू में क्या पूछा है, बेसिक बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ। तो क्या होगा बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। तो इसके चार ऑप्शन है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, सर्कुलेशन नोटिफिकेशन इशू बाय सीबीडीटी और जजमेंट्स ऑफ कोर्ट। मतलब बेसिक सोर्स क्या है हमारे, चार बता दिए। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, देखिए चारों बेसिक सोर्स है इनकम टैक्स लॉ के लिए। देखिए बेस्ट, बेस्ट क्या होगा, तो सबसे बेस्ट क्या होगा, इनकम टैक्स एक्ट। क्योंकि भैया इनकम टैक्स एक्ट होगा तभी तो इनकम टैक्स लॉ बना होगा, तभी तो सर्कुलेशन आई होगी, तभी तो उस पर जजमेंट आएगा। उसका बेस्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे एमसीक्यू पे। तो दूसरा एमसीक्यू है डोमेस्टिक कंपनी मीन्स। दूसरा एमसीक्यू बोलता है हमसे व्हाट डू यू मीन बाय ए डोमेस्टिक कंपनी मीन्स। डोमेस्टिक डोमेस्टिक कंपनी मीन्स, तो ये आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसे आप सीधा लर्न कर लीजिए, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पेपर में आएगा, जैसे ही वाला आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको लर्न कर लेना है। तो इसका डी पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है सॉरी, both Indian and foreign company which have made the prescribed arrangement of declaration and payment dividend in India out of the income chargeable to tax in India। मतलब डी ऑप्शन याद रख ली, इसमें लिखा है इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी जो कि इसका अरेंजमेंट है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए इन इंडिया एरिया, ये कहने का मतलब है। तो इसका डी पार्ट आप याद कर लीजिए। ठीक है, सॉरी, थर्ड पार्ट क्या लिखा है, द रेट ऑफ, एक सेकेंड, लिख देता हूं। हाँ, ठीक है, थर्ड पार्ट है कि आपका जो भी इनकम टैक्स के रेट्स है वो कहाँ पे मेंशन है, कहाँ पे मेंशन होंगे, कहाँ पे मेंशन होंगे, बताइए बताइए, इनकम टैक्स के रेट्स कहाँ पे मेंशन होंगे, बताइए बताइए। तो इसका आंसर एक तो आपके इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन होंगे, ये बात तो साफ साफ देखिए कि भैया इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कि हमारे रेट्स कैसे एप्लीकेबल होगा उसके बारे में बताया होगा। तो एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 हो गया। दूसरा हमारा हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो भी रेगुलर बेसिस पे हमारे बिल्स आते हैं, एनुअल फाइनेंस एक्ट, हर साल फैब के मंथ में हमारा एक फाइनेंस एक्ट आता है। तो उसके फोर्थ शेड्यूल में लिखा होता है हमारे इनकम टैक्स रेट। आप पूछेंगे सर ये और एन ये दोनों क्यों लिखा, देखिए इसमें लिखा है कि भैया इतना मैक्सिमम या इनकम टैक्स रेट कैसे वसूल हो जाएगा या किस हिसाब से लगाएगा, उसके रिगार्डिंग रूल्स होंगे। और हर साल चेंजेस आते हैं कि भैया पहले तो लोगों की इनकम बहुत कम थी, अब लोगों की इनकम बहुत ज्यादा है। तो तो आपका तो आपका उसके अकॉर्डिंग आपको अपने रेट्स बदले होंगे।
बदलने होंगे तो रेट्स कहाँ पे मेंशन होंगे? इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। ठीक है, ये है हमारे चेंजेस दिखाते हैं रेट्स के एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो इन दोनों जगह हमारा मेंशन है हमारा इनकम टैक्स रेट। ठीक है, सी नहीं होना चाहिए भैया। बेसिक रेट तो हमारा उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स है वो तो इनकम टैक्स में लिखा होगा, और चेंज करना है हर साल। तो चेंजेस कहाँ दिखाएंगे? एनुअल फाइनेंस एक्ट। इसका ऑप्शन है हमारा डी। हाँ, डी ऑप्शन है इसका। तो ये हो गया बोथ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड एनुअल फाइनेंस एक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड। अब करते हैं फोर्थ पॉइंट। अब यहाँ लिखा है तो सर्च एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ फॉर्म। मतलब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ एमसीक्यू, फोर्थ लिखा है हमारा कि फर्म फर्म का सर्च चार्ज क्या है। तो बताइए क्या है सर्च का? सर्च सर्च चार्ज क्या है एप्लीकेबल? जल्दी बताइए। फर्म का, फर्म यानी एलएलपी हो चाहे फर्म हो, उसका उसका सर्च चार्ज कितना होगा? बताइए बताइए। उसका सर्च, देखिए अब मान लीजिए ये एमसीक्यू हमारे पेपर में आता तो क्या करते? बिना आंसर देखे हमें बताना है भैया कि इसका सर्च चार्ज है 12%। कब होगा? अगर वो इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होगी। जैसे ही हमने एमसीक्यू, जैसे ही इसका आंसर हमने माइंड में ढूंढ लिया, बैठा लिया, तो एमसीक्यू में देखो इसका ऑप्शन क्या है। जैसे हमें पता लग गया भैया 12% से 12% लगेगा अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होगी, तो उसमें आंसर ढूंढेंगे। तो उसका आंसर लिखा है आपका डी पॉइंट। तो डी आंसर टिक कर लीजिए। अब क्या होता है पेपर में, क्या होता है इतना कुछ कंफ्यूजिंग होता है, हम क्या सीधा ऑप्शन देख लेते हैं। अगर आपको जो एमसीक्यू डायरेक्टली आता है बिना एमसीक्यू देखे, आंसर देखिए, सोचिए, उसके बाद ऑप्शन ढूंढिए। अगर वो ऑप्शन में मिल जाता है, समझ लीजिए वो आपका एमसीक्यू 100% करेक्ट होगा। लेकिन गलती से आपने देख लिया तो 12%, 7%, 5%, 10%, 30%, तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो इजी वाला एमसीक्यू होते हैं ना, जो आपको आज आज मतलब आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, बिना ऑप्शन देखे आंसर देने की कोशिश कीजिए पहले। और वो वाला बिना देखे आंसर आप देखेंगे और आपका आंसर सही बैठ जाता है, समझिए वो वाला एमसीक्यू चाहे 1 मार्क्स का हो, चाहे 2 मार्क्स का हो, चाहे 3 मार्क्स का हो, वो 100% आपका एमसीक्यू सही होगा। ये फोर्थ पॉइंट भी हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। ठीक है, फिफ्थ एमसीक्यू की। फिफ्थ एमसीक्यू की, तो फिफ्थ एमसीक्यू में लिखा है कि एक नॉन रेजिडेंट है। अब मैंने बताया था जैसे ही नॉन रेजिडेंट मतलब वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, तो भैया उसकी उम्र देखने की जरूरत नहीं है। चाहे 1 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे 100 साल का, उसका बेसिक स्लैब रेट कितना होगा? अप टू 2.5 लाख वाला। ठीक है, अप टू 2.5 लाख नीड वाला होगा, चाहे उसकी उम्र कोई सी भी हो। एज डज नॉट इफेक्ट एज डज नॉट इफेक्ट नॉन रेजिडेंट स्लैब रेट। स्लैब रेट, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब 2.5 लाख तक जो भी स्लैब रेट बनती थी वो नॉन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल होगी। तो फिफ्थ का आंसर देखिए आप। इसका आंसर है पहले में लेकर बेसिक एमसीक्यू 2.5 लाख अवेलेबल, 3 लाख, 5 लाख, नो बेसिक। तो इसका आंसर होगा ए। अब मैंने बिना एमसीक्यू देखे अपना आंसर यहाँ पे लिख दिया, फिर एमसीक्यू में चेक किया तो हमें आंसर इसका मिल गया। इसका आंसर होगा ए, फिफ्थ का ए। ठीक है, फिफ्थ का ए हो गया। लो ये एमसीक्यू हमारा सही हो गया। अब बात करते हैं छठे एमसीक्यू की। सिक्स एमसीक्यू, सिक्स एमसीक्यू। तो सिक्स एमसीक्यू में लिखा है डोमेस्टिक कंपनी। देखिए यहाँ पे लिखा है डोमेस्टिक कंपनी का हमारा टैक्स रेट क्या होगा? तो भैया जैसे टैक्स रेट पूछे, माइंड में रख लो कोई सी भी लेवल की इनकम हो, 30% लगेगा। 25% कब लगेगा? जब 2017-18 में उसकी ग्रॉस लिमिट 400 करोड़ हो। तो क्वेश्चन को पूरा आगे पढ़िए। लिखा है डोमेस्टिक कंपनी जिसकी ग्रॉस रेसिप्ट 251 करोड़ है। कितनी है?
251 करोड़ है। मतलब 400 करोड़ से तो कम है, 400 करोड़ से कम है। तो क्या उस पर 25% का टैक्स रेट लगेगा? हाँ लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका B.25%। ठीक है, नहीं से इसका सी नहीं होगा, क्योंकि 2017-18 में उसकी ग्रॉस टर्नओवर 251 करोड़, जो कि आपके 400 करोड़ से कम है। कितनी कम है? इससे 400 करोड़ से। उसका जो टैक्स रेट होगा वो होगा 25%। ठीक है, ये होगी सिक्स एमसीक्यू आपकी खत्म। अब बात करते हैं सेवंथ एमसीक्यू की। 7th एमसीक्यू की। ठीक है, 7th एमसीक्यू में लिखा है तो सर्च चार्ज एप्लीकेबल ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, मतलब डोमेस्टिक कंपनी का सर्च चार्ज क्या होगा? तो बताया था ना, कैसे याद कराया था? फॉरेन कंपनी का 2%, 2 में 3 ऐड करो 5%, 5 में 2 ऐड करो 7%, 7 में 5 ऐड करो तो 12%। इसका मतलब 7%, 12%। कब? जब 1 करोड़ से ज्यादा हो, 10 करोड़ तो इनकम हो, और 10 करोड़ से ज्यादा हो। खत्म। तो ये कौन सा? ये डोमेस्टिक कंपनी का है, ये फॉरेन कंपनी का है। आप ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में कहाँ है लिखा हुआ ये? तो ऑप्शन में लिखा है आपका, कहाँ क्या, 7th है ना, ये आपका है D.7% इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ तक। इफ इनकम 10 करोड़ से ज्यादा तो 12%। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखा, बिना ऑप्शन देखे, बिना ऑप्शन देखे मैंने अपना खुद का आंसर लिखा, फिर ऑप्शन में चेक किया तो मेरा आंसर सही हो गया। तो इजी वाले एमसीक्यू में, चाहे हार्ड वाले एमसीक्यू में, पहले खुद का आंसर सोचिए फिर उसके ऑप्शन में देखिए, तो आपका एमसीक्यू किसी भी अदर पर्सन से, किसी भी अदर अदर स्टूडेंट से जल्दी हो जाएगा। ये हो गया 7 का एमसीक्यू। ठीक है, ये हो गया 7 का एमसीक्यू। अब बात करते हैं 8th। 8th का एमसीक्यू दे रखा है। 8th का सर्च अदर फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन कंट्री का भाई 2% और 5%। कब? 1 करोड़ से ज्यादा हो, 10 करोड़ तक कम हो, और 10 करोड़ ज्यादा तो 5%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2%, सी पॉइंट। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो 8th भी हो गया हमारा खत्म। अब बात करते हैं 9th की। तो 9th में क्या लिखा है? इफ द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल, फर्म का टैक्स रेट क्या था? चाहे कोई सी भी लेवल की इनकम कमाता हो, कितना लगेगा? 30%। खत्म। ये वाला पॉइंट भी तो किसमें? बी पॉइंट है इसका आंसर। अब बात करते हैं 10 की। तो क्या लिखा है भाई? वेयर द टोटल इनकम ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ए जे पी है, जिसकी, अब एजीबी कोई सा भी जिसकी इनकम है 4,10,000। तो मैंने बताया था आर्टिफिशियल जुडिशियल में क्या लगता है? स्लैब रेट। और स्लैब रेट में इनको कोई अलग छूट मिलेगी एज के वाइज? नहीं, एज वाइज इन पे भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। वो इफेक्ट कब पड़ेगा? जब वो इंडिविजुअल हो, और वो इंडिविजुअल भारत का नागरिक हो। उसके अलावा कोई भी बंदा, सिर्फ उस पर 2.5 लाख तक की लिमिट ही एप्लीकेबल होती है, उतनी छूट मिलती है। तो इस पे मैक्सिमम लिमिट कितनी मिलेगी? 2.5 लाख की लिमिट मिलेगी। अब इसमें आगे बोला था कि हमें क्या निकालना है? हमें क्या इसमें सर्च चार्ज एप्लीकेबल होगा? सर्च चार्ज एप्लीकेबल तब होगा जब इनकम 50 लाख से ज्यादा हो। तो सर्च चार्ज तो लगेगा ही नहीं इस पे, सर्च चार्ज तो लगेगा। क्यों? 50 लाख से कम कमा रहा है, 50 लाख से ज्यादा थोड़ी ना कमा रहा है। उससे ज्यादा कमा रहे तो नील होगा सर्च चार्ज। अब निकालना है इस पे आपको इनकम टैक्स पेबल, क्या निकालना है? इनकम टैक्स पेबल। ठीक है, क्या निकालना है? इनकम टैक्स पेबल निकालना है। तो पहले 2.5 लाख पे तो लिमिट ही नहीं है, मतलब नो लिमिट, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद बैलेंस कितना बच गया 2.5 लाख के बाद का?
2.5 लाख के बाद का बच जाएगा आपको 4,10,000 माइनस 2.5 लाख, 1,60,000। उस पे कितना लगेगा? 5%, एट द रेट 5%। तो 1,60,000 का 5% निकाल दो, आपका बन जाएगा 8,000। 8,000, 8,000 का 4% निकाल दो, सरचार्ज 320, सरचार्ज 4, तो टोटल हो जाएगा 8,320। या तो आंसर ये होगा 8,000 या नील, या 8,320 नील, अगर उस क्वेश्चन में सरचार्ज लगा के दे रखा होगा तो। अब इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है 8,000, 16,000 नील, या 1,23,000 सरचार्ज, जो भी। तो देखिए नील वाला पॉइंट तो होगा ही नहीं, 16,000 वाला भी नहीं होगा, 1,23,000 वाला नहीं होगा, तो कौन सा होगा? 8,000 नील। अगर इस पर सरचार्ज लगा के देखा होता तो 8,320 और नील वाला आपका आंसर सही होता। ठीक है, ये बात खत्म हो गई हमारे सारे एमसीक्यू। अब इसके करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। हाँ, 10 का ए होगा। चलिए, ये हमारे एमसीक्यू भी खत्म हो गए। ठीक है, अब करते हैं हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर will be charged in tax in Australia following the previous year, discuss the, मतलब कहने का मतलब क्या है? देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि प्रीवियस ईयर की इनकम, मतलब प्रीवियस ईयर क्या होता है? इनकम ईयर, इनकम ईयर होता है। और इसका टैक्स कब आपका एप्लीकेबल होता है? असेसमेंट ईयर में, यानी ये क्या होता है? टैक्सेबल ईयर होता है। अब कौन इनकम एक्सेस करता है, कौन टैक्स हमारा एक्सेस करता है? असेसिंग ऑफिसर। लेकिन कुछ ऐसी इनकम्स हैं, कुछ ऐसी इनकम्स हैं, कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर में ना देके, असेसमेंट ईयर में ना देके प्रीवियस ईयर में ही हम टैक्स पे कर देते हैं। अभी कौन सी इनकम है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ये 5 तरह की इनकम है इसकी, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर अगर कोई पर्सन इंडिया, अभी ना ये जो मैंने आपको एस वाला पॉइंट बताया था ना उस अपने रिवीजन पॉइंट में, एस यानी स्पेशल पॉइंट्स, तो ये स्पेशल पॉइंट्स है जो कि हम दो डी और आर में नहीं कवर कर पाए, वो एस में कवर करेंगे, तो ये एस वाले पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसे हम एस वाला पॉइंट भी कहते हैं, स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, अगर पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, मतलब कोई भी पर्सन लिविंग कर रहा है इंडिया को हमेशा के लिए, परमानेंटली, तो उसकी जो भी इनकम होगी ना प्रीवियस ईयर की, जो भी उसकी इनकम होगी प्रीवियस ईयर की, तो टैक्स ले लीजिए आएगा प्रीवियस ईयर में, ना कि असेसमेंट ईयर में। क्यों? अब तो वो इंडिया के लिए हमेशा छोड़ के जा रहा है, तो भैया अगले साल का वेट थोड़ी ना करेंगे, वो इंडिया आएगा टैक्स देगा, तो इससे अच्छा है कि उसका टैक्स उसी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल कर लिया जाए, उसी प्रीवियस ईयर में। ठीक है, दूसरा कौन होता है? अब इसको कैसे याद करना है? पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, कब कहां से जाएगा वो? शिपिंग से, शिपिंग से जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? बिजनेस करने, ये याद करने के लिए लिखा रहा हूँ, बाकी ये अलग पॉइंट है। ठीक है, शिपिंग बिजनेस। अब वो इंडिया का छोड़ के हमेशा ले जा रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। तो नॉन रेजिडेंट अगर शिपिंग बिजनेस के लिए इंडिया में आता है, अब शिपिंग बिजनेस क्या होता है? मान लीजिए कोई सिंगापुर की शिप है, या ऑस्ट्रेलिया की शिप है, या अमेरिका की शिप है, वो आता है इंडिया में अपने कुछ माल उतारने, और वो माल उतार के गया इंडिया के एरिया में, और उसका नॉन रेजिडेंट, क्योंकि तो अमेरिका का बंदा है, तो नॉन नॉन रेजिडेंट होगा, वो आता है कोलकाता से कुछ खरीद लेता है, मतलब कोई ऐसे ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीदता है, या कोई ऐसी चीज करता है जिसपे उसका इनकम टैक्स देना बनता है, मतलब जैसे अल्कोहल, मतलब दारू शराब, तो उसपे क्या है? आपको इनकम टैक्स पे करना होता है।
तो जो भी इसका टीडीएस लगेगा, इनकम टैक्स वो दारू पे शराब पे कहता है टीडीएस कटता है, तो जो भी इस पर टीडीएस कटेगा डायरेक्टली आप उससे कस्टमर से उस नॉन रेजिडेंट पर्सन से ले लेंगे, ताकि वेट करेंगे कि भैया एसेसमेंट ईयर में शिपिंग से दोबारा आएगा, शिपिंग से आएगा, जहाज से आएगा, टैक्स लेके जाएगा, नहीं, उससे उसी साल टैक्स वसूल लेंगे। कब? इन प्रीवियस ईयर का जो भी उसका टैक्स बनेगा वो प्रीवियस ईयर में ही वसूल लेंगे। ये हो गया नॉन रेजिडेंट के बारे में। अब थर्ड पॉइंट जो कैसे याद रखेंगे, थर्ड पॉइंट ये है, अगर ये वाला पर्सन याद करने के लिए याद रहो, अगर वो क्लोजर ऑफ बिजनेस, सॉरी नहीं, अगर वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करता है अवॉइड टैक्स, अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी जाते वक्त क्या कर लिया, उसने अपनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, होता है ना, क्या करते हैं कि भैया बीवी के नाम, बेटे के नाम, चाचा के नाम पे अवॉइड टैक्स, क्या कर दो, ट्रांसफर करो प्रॉपर्टी ताकि हमारा टैक्स बच जाए। तो अगर कुछ ऐसा चीज पकड़ा जाता है कि किसी बंदे ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की टू अवॉइड टैक्स, टू अवॉइड टैक्स, तो उस पे जो प्रीवियस ईयर का टैक्सेबल होगा प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कर लिया जाएगा। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, अगर कोई एओपी या बीओआई जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बिजनेस करते हैं, अगर उनका बिजनेस क्लोज हो जाता है, अगर उनका बिजनेस ऑफ हो जाता है, तो उनका जो भी प्रीवियस ईयर का बिजनेस और प्रीवियस ईयर की इनकम का टैक्स लगेगा वो प्रीवियस ही टैक्सेबल कर लिया जाएगा। इसका 5वां पॉइंट देख लेते हैं क्या है। इसका 5वां पॉइंट है, हाँ अगर इसका 5वां पॉइंट लिख लीजिए, इससे रिलेटेड है, अगर कोई भी बंदा अपना क्लोजर ऑफ बिजनेस करता है, मतलब बिजनेस को हमेशा के लिए बंद कर रहा है, तो भैया अगले साल से तो उसका बिजनेस रन नहीं होगा, तो प्रीवियस ईयर की इनकम जो भी इनकम होगी उसमें जो भी टैक्स होगा प्रीवियस ईयर पे टैक्स ले लो। तो पहला क्या है, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली कहाँ से जा रहा है, सीपी बिजनेस के जरिए जा रहा है, कौन, वो क्या बन के बाद में नॉन रेजिडेंट, क्यों वो करके क्या गया कांड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अवॉइड टैक्स, एओपी बीओआई शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस ऑफ कर दिया, या क्लोजर ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। ये है क्लोजर ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस, ये एओपी बिजनेस ऑफ करके चला गया, वो उनका बिजनेस हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन का जो बिजनेस था वो हो गया हमारा ऑफ। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, खत्म। चलिए, एओपी एओपी और पीओआई शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस ऑफ, मतलब जो शॉर्ट ड्यूरेशन का बिजनेस था वो हो गया ऑफ। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन। तो मार्जिन का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता ही दिया था रिवीजन में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मार्जिनल का कॉन्सेप्ट बताइए, तो बता ही दिया था रिवीजन क्लास में ही। अगर डिफरेंस इन टैक्स ग्रेटर देन डिफरेंस इन इनकम हो तब आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता था। और मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट कैसे आएगा, मार्जिनल अमाउंट कैसे था, ये वाला अमाउंट डिफरेंस टैक्स माइनस ये वाला इनकम, तो वो वाला अमाउंट आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो खत्म हो गया आपके पूरे बैक एमसीक्यू और उसके आपके बैक के क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन की। ठीक है, तो पेज नंबर पे आ जाइए 152 पे। आ जाइए 152 पे। तो 152 पे क्या लिखा है कि और एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स और मैक्सिमम मार्जिन रेट को समझाइए। देखिए, एवरेज रेट का मतलब क्या हो गया,
आपका एवरेज क्या बनता है ऑन रेट, ऑन इनकम टैक्स रेट। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे याद करेंगे, एवरेज टैक्स ऑफ इनकम टैक्स। तो भैया कैसे याद रखना है इसको, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो यहाँ पे लिखिए IT डिवाइड बाई TI। इसका जो थ्योरी पार्ट है वो आप इस क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसको याद कैसे करना है, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स को ऊपर लिखिए और इसका अपोजिट कर दीजिए TI। ये हो गया इनकम टैक्स, ये हो गया टोटल इनकम। ये हो गया इनकम टैक्स, ये हो गया टोटल इनकम। तो ये हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ, ठीक है। अब आता है मैक्सिमम मार्जिन रेट क्या होगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होगा, उसे कैसे करना है। देखिए इसमें क्या मैक्सिमम रेट क्या होगा, देखिए 30% का आपका लगेगा टैक्स रेट, ठीक है। उस पे 30% पे आपका खर्चा लगता है मैक्सिमम 37%, और 4% लगता है आपका, इन दोनों टोटल का 4% लगता है आपका सेस। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम मार्जिन रेट ऑफ। जो अब इसकी थ्योरी पार्ट है वो आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज। याद करवा दिया मैंने, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है, IT डिवाइड बाई TI, इनकम टैक्स डिवाइड बाई टोटल इनकम। मैक्सिमम मार्जिन रेट 30%, ऐसे ये है आपका मैक्सिमम रेट ऑफ इंडिविजुअल्स। कंपनी का अलग होगा, फर्म का अलग होगा, LLP का अलग होगा। तो बस ये समझाने के लिए लिख दिया, बाकी थ्योरी आप इसमें से पढ़ लीजिएगा, इतना खास नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन 2 में क्या SSC के बारे में बताया गया है। तो जिसको SSC की थ्योरी समझनी थी कि SSC क्या है, हु इज SSC, हु इज SSC, मैंने बताया था तीन तरह से याद कराया था। जो कि इनकम टैक्स के एक्ट में आ जाए, जो कि डीम्ड SSC माना जाए, या जो डिफॉल्ट कर जाए, ठीक है। तो इसमें लिखा है क्या है, एवरी पर्सन इंस्पेक्ट फ्रॉम एनी प्रोसीडिंग अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो उसके बारे में लिखा था, ऊपर लाइन लिख लीजिएगा बस। सेकंड वन क्या, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। डिफॉल्ट में क्या, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट। तो किसी कैसे याद करना, एक जो कि इनकम टैक्स में आ जाए, जो कि डीम्ड एसएससी मान लिया जाए, या जो कि डिफॉल्ट आ जाए। इसका इसका एग्जांपल है TDS, इसका एग्जांपल है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसका क्या, अगर आपने कोई भी इनकम अर्न किया है तो वो आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। थ्योरी यहाँ से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, थर्ड वही बता दिया मैंने, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 था, सेम वही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो याद कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक जैसा ही है। ये हो गया खत्म। तो ये वाला तीनों क्वेश्चन खत्म हो गए। अब करते हैं अपने इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन। चलिए खत्म करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलस्ट्रेशन। इसमें बोला है इलस्ट्रेशन में कि आपको 12 लाख पे आपको क्या निकालनी है, आपको टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और क्वेश्चन को भी समझेंगे।
ठीक है, तो 12 लाख को समझते हैं इसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे बनेगी। देखिए, इसमें बोला कि इसने सिर्फ सैलरी इनकम और फिक्स डिपॉजिट से इनकम कमाई, मतलब इसने कोई स्पेशल रेट वाली इनकम नहीं कमाई, जैसे स्लैब रेट वाली इनकम कमाई है। तो देखिए, अप टू 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, यानी 12,500। फिर नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, तो कितना हो गया, 1 लाख। फिर आपके बैलेंस अमाउंट पे 30% लगेगा, तो बैलेंस कितना बच गया, 2 लाख। तो 2 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 60,000। तो नोट टोटल कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका 1,72,000, 1,72,500। एज मिसिंग है तो 59 मान लो, तो बेस्ट पॉसिबल क्या है, 59। बेस्ट मान लो 59। अगर वो बोलता कि 60 या 60 से ऊपर का है, तो पहले 3 लाख वो देंगे नील, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, फिर नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, फिर बैलेंस पे 30%। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 59 ईयर्स का है। चलिए अब करते हैं इलिस्ट्रेशन सेकंड। तो उसने बोला है 51 लाख की उसकी इनकम है, आपको निकालना है। चलिए ये वाला करते हैं सेकंड, थर्ड। चलिए अब करते हैं इलिस्ट्रेशन 6। 2, 3, 4, 5 बाद में करेंगे, पहले 6 करते हैं फिर पढ़ते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम अपना इलिस्ट्रेशन 6 करते हैं। ये हो गया खत्म बैलेंस वाला। एज मिसिंग तो 59 लिख देना है। आप करना है इलिस्ट्रेशन 6। 2, 3, 4, 5 भी करेंगे, पहले 6 करते हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इलिस्ट्रेशन 6। तो इलिस्ट्रेशन 6 करते हैं, खत्म करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें बोला है कि राघव की एज है 26 साल। कितनी एज है उसकी, 26 ईयर्स है। क्योंकि इनकम अर्न करता है 4,40,000, इतना वो प्रीवियस ईयर में अर्न करता है। अब हमें असेसमेंट ईयर में क्या निकालना है उसका, असेसमेंट ईयर में निकालना है हमें टैक्स निकालना है। ठीक है, असेसमेंट टैक्स निकालना है, और उसमें बोल दे कि उसकी सैलरी फिक्स डिपॉजिट की इनकम है और कोई भी स्पेशल रेट वाली इनकम नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। तो देखिए, 4,40,000 26 साल है, तो अप टू 2.5 लाख पे नील है। तो बैलेंस बचा फिर, क्योंकि 2.5 लाख में से ये बैलेंस अमाउंट कितना बचा, बैलेंस अमाउंट बचा 1.09 लाख। इस पे लग जाएगा 5%, 5% लगा दीजिए, कितना हो जाएगा टैक्स रेट, 9,500। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा, भैया 4,40,000 की इनकम है, मतलब इस बंदे की इनकम 5 लाख से कम है, और ये बंदा रेजिडेंट भी है, मतलब ROI भारत का आम नागरिक भी है, इसके इनकम 5 लाख से कम भी है, तो इसे रिबेट मिलेगा। हाँ, इसे रिबेट भी मिलेगा। कितना मिलेगा, मैक्सिमम रिबेट कितना था, 500 का। मैक्सिमम रिबेट कितने का था, 500 का।
लेके इसकी टैक्स लाइफ तो 9,500, तो मैं 9,500 की लाइबिलिटी दे दो डायरेक्ट डेबिट। अब ये थोड़ा ना कि 12,500 माइनस करेंगे जो बचा अमाउंट है वो सरकार से लेगा, नहीं, 9,500 लिख दो डायरेक्टली, या 12,500 भी लिख दोगे, नीचे लिख दो निल। तो ये हो गया हमारी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी इसकी हो जाएगी निल। तो डेबिट का पॉइंट क्या बताया था मैंने, 12,500 और एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज लोअर। तो 12,500 और 9,500 विच एवर लोअर, 9,500। ठीक है, ये हो गया इलेस्ट्रेशन 6 भी। अब करते हैं हम देखिए इलेस्ट्रेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और फिफ्थ। अगर आप तीनों देखेंगे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, किसके ऊपर बेस हुआ है, मार्जिनल रिलीफ के ऊपर। तो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा अच्छे से, कि बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप करेंगे, ताकि आपका एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी निकालने भी आ जाए और आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी आ जाए। तो एक क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए इलेक्ट्रिशियन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसके ऊपर बेस है मार्जिनल रिलीफ के। तो एक मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी के 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, ताकि आपको मार्जिनल का क्वेश्चन भी समझ आ जाए और टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं तो वो भी आ जाए। तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 5, कि थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ थोड़ा सा इजी है इसके मुकाबले, और आपको हो भी जाएगा। ठीक है, तो कराते हैं रजिस्ट्रेशन 5, और इसके साथ ही आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, और बाकी के 3 आप होमवर्क में कर लीजिएगा। हाँ, तो इसमें बोले हैं इसकी टोटल इनकम है, कहाँ क्या मेरा नीला वाला, एक सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लेते तो, इसकी टोटल इनकम है, मैं करा रहा हूँ इलेस्ट्रेशन 5, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ आप घर पे कर लीजिएगा। आपको समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 5 करोड़, 5 करोड़ क्या है, 5 करोड़, सॉरी 5 करोड़ 1 लाख, 5 करोड़ 1 लाख इसकी इनकम है। अब जैसे ही आप देखिए, जैसे ही 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख वाली चीज के आसपास इनकम आती है ना, 50 लाख से लेकर 52-53 लाख तक, या 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 1 लाख 2 लाख 3 लाख के बीच में, तो आपको उसमें मार्जिन भी निकालना होगा। कैसे कैसे, अगर 50 लाख से लेकर 52 लाख या 53 लाख ले लो, 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 3 लाख तक, अगर 2 करोड़ से लेकर 2.03 तक, और 5 करोड़ से लेकर 5.03 लाख तक आपका इनकम बनता है, तो आपको मार्जिन लिफ्ट निकालना होगा, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आपकी इनकम है 5 करोड़ 1 लाख, और आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको टैक्स रेट निकालना है इस वाले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले टैक्स रेट निकालेंगे। जैसे ही आपने टैक्स रेट निकाला, मैं डायरेक्टली आपको इसका बता देता हूँ, 5 करोड़ का जो भी, सॉरी, हाँ, ये हो गया आपके, जो भी आपका टैक्स रेट निकलेगा, टैक्स रेट निकालिए, टैक्स रेट का अमाउंट निकालिए, उसके साथ में 5 करोड़ का टैक्स निकालिए, टैक्स रेट का अमाउंट निकालिए, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, जो भी डिफरेंस होगा किसका, इन दोनों का टैक्स, मतलब डिफरेंस इन टैक्स, जो भी ऑफ डिफरेंस इन टैक्स, अगर वो डिफरेंस इन इनकम कितना है, 1 लाख का 5 करोड़ में से 5 करोड़ 1 लाख माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 लाख। अगर डिफरेंस इन टैक्स अगर 1 लाख से ज्यादा होगा, तो आपको क्या मिलेगा, मार्जिनल
रिलीफ मिल जाएगा। और मार्जिन रिलीफ का अमाउंट कैसा आएगा? ऊपर वाला अमाउंट डिफरेंस टैक्स माइनस 1 लाख। जो भी आपका बैलेंस होगा ना मार्जिन रिलीफ का, जो भी अमाउंट आएगा, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो मार्जिन रिलीफ का अमाउंट निकालेंगे। और आपका जो भी टैक्स रेट निकलेगा 5 करोड़ 1 लाख में, लेट्स सपोज मान लो 1 लाख का ही निकल गया, और इस पे आपका मार्जिन निकलता है 50,000, तो उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। फिर इसमें 4% का सेस लगा देना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो ये मैंने 500 बता दिया, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ इसके जैसे ही हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके फर्स्ट चैप्टर से। ये हो गया। और इसके साथ ही आपका चैप्टर 1, ये वाला चैप्टर 1 आपका खत्म होता है, अलोंग विद सॉल्विंग ऐसे सर्टिफिकेट, और रिवीजन भी हमने करा दी। तो ये वाला लेक्चर आप अपने फोन में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें रिवीजन भी है, साथ में सारे आईसीएस के क्वेश्चंस भी सॉल्व है। ठीक है। और कोई डाउट आपको? जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि उनको कोई डाउट होगा तो अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट लिख सकते हो। नो डाउट। ठीक है, चलिए इसके साथ ही आपका चैप्टर 1 भी खत्म हो जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो डाउट। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 2 रेजोनेटर स्टेटस करेंगे खत्म। चलिए ठीक है, ये हो गई क्लास खत्म।